सभी का स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम बायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक में गोता लगाने वाले हैं जिसने विज्ञान और न्याय दोनों की दुनिया को बिल्कुल पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। इसे महान वैज्ञानिक एलेक्स जेफरीज ने विकसित किया था। और सच मानिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी का वो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है जो हम सबको एक पहचान देता है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस दिलचस्प बात पर गौर कीजिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद हर इंसान का 99.9% डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है? जी हाँ, मॉलिक्यूलर लेवल पर हम सब लगभग एक जैसे ही हैं। लेकिन वो जो बचा हुआ नन्हा सा हिस्सा है ना, सिर्फ 0.1%। असली जादू वहीं छिपा है। यही वो 0.1% है जो हमारी आज की इस कहानी का असली हीरो है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो दुनिया के हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से यूनिक बनाता है ना कमाल की बात। तो आज के इस टॉपिक को हम 5 आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले डीएनए का ये यूनिक रहस्य क्या है, फिर हम देखेंगे सैटेलाइट डीएनए और वीएनटीआर को, उसके बाद फिंगरप्रिंटिंग के वो 6 अहम स्टेप्स, फिर इसके कुछ बड़े और दिलचस्प उपयोग, और आखिर में कुछ डीप पॉइंट्स और एक्सेप्शंस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, डीएनए का अद्वितीय रहस्य। अच्छा, तो इसे ऐसे समझिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा खेल डीएनए के रेपिटेटिव सीक्वेंस यानी बार बार दोहराए जाने वाले अनुक्रम पर टिका है। जब लैब में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन नाम की प्रोसेस की जाती है, तो जीनोम का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो मेजर पीक्स बनाता है। इसे हम कहते हैं बल्क डीएनए। लेकिन एक छोटा सा हिस्सा माइनर पीक्स भी बनाता है, जिसे सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। और ध्यान दीजिए, इसी सैटेलाइट डीएनए के अंदर आते हैं माइक्रो और मिनी सैटेलाइट, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि बेस का सीक्वेंस कितना लंबा है और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म यानी डीएनए बहुरूपता आखिर है क्या भला? देखिए, असल में डीएनए के नॉन कोडिंग हिस्सों में कुछ म्यूटेशंस होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठे होते रहते हैं। अगर किसी आबादी में 0.01 से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी पर एक ही जगह पर ऐसी कोई भिन्नता पाई जाती है, तो विज्ञान की भाषा में उसे बहुरूपता कहते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो ये म्यूटेशंस एक यूनिक बायोलॉजिकल बार कोड की तरह काम करते हैं जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिलता है। और यही बारकोड पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे बुनियादी आधार है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, सैटेलाइट डीएनए और वीएनटीआर। वीएनटीआर, इसका पूरा नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये दरअसल मिनी सैटेलाइट का ही एक खास प्रकार है। होता क्या है कि इसमें एक बहुत ही छोटा डीएनए सीक्वेंस होता है जो बार बार कई बार रिपीट होता है। और असली जादू यही होता है, अलग अलग लोगों में इन रिपीट्स की जो संख्या है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। बस यही वो फर्क है जो हर इंसान का एक एकदम यूनिक फिंगरप्रिंट तैयार कर देता है। एक ऐसा फिंगरप्रिंट जो पूरी दुनिया में किसी और के पास हो ही नहीं सकता। और अगर आप इसके आकार के बारे में सोचेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। एक वीएनटीआर का साइज सिर्फ 0.1 से लेकर 20 किलो बेस तक हो सकता है। मतलब ये इतना ज़्यादा सूक्ष्म है, इतना माइक्रोस्कोपिक है, फिर भी हमारी पूरी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को तय करने के लिए काफ़ी है। चलिए, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, भाग 3, फिंगरप्रिंटिंग के 6 चरण। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी प्रोसेस ना किसी हाईटेक बायोलॉजिकल रेसिपी जैसी है। और इस रेसिपी के टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। पहला आइसोलेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा सेपरेशन, चौथा ब्लॉटिंग, पांचवां हाइब्रिडाइजेशन और आखिर में छठा स्टेप डिटेक्शन। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन स्टेप्स का सही सीक्वेंस याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहले 3 स्टेप्स को जरा करीब से देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है आइसोलेशन यानी विलगन। इसमें हम खून, बाल या वीर्य जैसी किसी भी कोशिका से डीएनए को बाहर निकालते हैं। इसके बाद आता है स्टेप 2 यानी डाइजेशन। यहाँ एक बहुत ही स्पेशल एंजाइम, जिसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, उसकी मदद से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, जैसे मॉलिक्यूलर कैंची। फिर आता है स्टेप 3 सेपरेशन। यहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की एक कमाल की तकनीक का उपयोग किया जाता है जो डीएनए के इन टुकड़ों को उनके साइज के हिसाब से अलग अलग छांट देती है। और अब चलते हैं आखिरी के 3 स्टेप्स पर।
चौथा स्टेप है ब्लॉटिंग, जिसे पॉपुलरली सदर्न ब्लॉटिंग भी कहते हैं। इसमें उन अलग किए गए डीएनए टुकड़ों को जेल से निकालकर एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया जाता है, जो नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की बनी होती है। फिर आता है पांचवा स्टेप, हाइब्रिडाइजेशन, या हम रेडियोएक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड वीएनटीआर प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोब जाकर अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टुकड़ों से चिपक जाते हैं। और फाइनली छठा स्टेप है डिटेक्शन। यहाँ ऑटो रेडियोग्राफी तकनीक के जरिए हम इन संकरित डीएनए टुकड़ों को एक एक्सरे फिल्म पर डार्क बैंड्स यानी काले बैंड के रूप में देख पाते हैं। और पता है, ये काले बैंड ही वो छुपा हुआ बायोलॉजिकल बारकोड हैं जिसकी हमें तलाश थी। अब थ्योरी से निकलकर रियल वर्ल्ड में आते हैं। भाग 4, प्रमुख उपयोग। इस शानदार तकनीक के असल जिंदगी में बहुत ही पावरफुल उपयोग हैं। सबसे बड़ा और जाना माना उपयोग तो फोरेंसिक साइंस में है, जहां क्राइम सीन पर अपराधियों की एकदम सटीक पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा बड़ा यूज है पैटर्निटी डिस्प्यूट्स यानी पितृत्व विवादों में। अगर ये पता लगाना हो कि किसी बच्चे के असली बायोलॉजिकल माता पिता कौन है, तो ये तकनीक एकदम पक्का सबूत देती है। और तीसरा है इवोल्यूशनरी स्टडीज में अलग अलग प्रजातियों के बीच जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवांशिक विविधता को समझने के लिए डीएनए को कंपेयर किया जाता है। कुल मिलाकर विज्ञान का ये टूल हमेशा न्यूट्रल रहकर सच्चाई को दुनिया के सामने लाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, डीप पॉइंट्स और अपवाद। याद है, एकदम शुरुआत में हमने बात की थी कि हर इंसान का डीएनए फिंगरप्रिंट 100% यूनिक होता है। खैर, नेचर हमेशा हमें सरप्राइज देने के लिए कुछ न कुछ छुपा कर रखती है, और वो सरप्राइज है मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल ट्विन्स। जी हाँ, दुनिया में आइडेंटिकल ट्विन्स ही वो इकलौते दो इंसान होते हैं जिनका डीएनए फिंगरप्रिंट बिल्कुल एकदम सेम टू सेम होता है। ये वो पॉइंट है जो हमें याद दिलाता है कि बायोलॉजी की दुनिया कितनी रहस्यमयी और दिलचस्प हो सकती है। और इसी शानदार फैक्ट के साथ मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस यानी वंशागति के आणविक आधार पर हमारा आज का ये सफर यहीं पूरा होता है। हमने इन माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स से लेकर जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान तक की बात की। तो अब सवाल ये है कि क्या हम चैप्टर 6 यानी इवोल्यूशन और विकास की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं, जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन कैसे शुरू हुआ और चार्ल्स डार्विन के वो महान सिद्धांत क्या थे, ये सब रहस्य खुलने वाले हैं। अणुओं की इस छोटी सी दुनिया के बाद जीवन के उस विशाल विकास को समझना सच में गजब का एडवेंचर होने वाला है। तो मिलते